नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ईरान की राजधानी तेहरान के एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ किसी की बाट जोह रही थी। हाथों में एक बूढ़े की तस्वीर थामे वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। शोर और जोश इतना कि पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। कई घंटे यूं ही गुजर गए कि भीड़ ने आसमान से उतरते एक जहाज को देखा। ये फ्लाइट फ्रांस से आ रही थी। नारे और तेज हो गए। पायलट नीचे खड़े हुजूम को देख सहम गया। जब तक प्लेन की सुरक्षा को लेकर उसे यकीन नहीं हुआ, वो आसमान के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार प्लेन रनवे पर लैंड हुआ। पल भर में सिक्योरिटी गार्ड्स और पत्रकारों ने उस विमान को घेर लिया था। सबकी नजर प्लेन के दरवाजे पर ही टिकी थी। दरवाजा खुला। सिर पर काली पगड़ी बांधे 77 साल का वो बूढ़ा बाहर आया, जिसे 1.5 दशक पहले देश निकाला मिला था। उसकी वापसी दुनिया भर में सुर्खियां बना रही थी। एयरपोर्ट पर अल्लाह अकबर के नारे के साथ एक नारा और जुड़ गया। लोग चिल्ला रहे थे, नमस्कार, मेरा नाम नितिन ठाकुर है और आज नामी गिरामी में कहानी ईरान में इस्लामिक क्रांति के जनक और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का गठन करने वाले रुहुल्लाह मोसावी उर्फ आयतुल्लाह खुमैनी की। नोट‌ها و بیان‌های سر منبر است. ماه محرم ماهی است که در اون ماه مردم آماده‌اند برای شنیدن مطالب حق. तेहरान से 350 किलोमीटर दूर खुमैन नाम की जगह पर रुहुल्लाह मोसावी का घर था। उम्र के चौथे महीने में पिता और 20वें साल में मां को खोकर वो अब एकदम अकेला था। इस्लामिक शिक्षा ही उसका सहारा और मंजिल दोनों थी। उसे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसका शागिर्द बनकर वो तालीम हासिल कर सके। इसी खोज में वो ईरान के बड़े व्यापारिक शहर अरक पहुंचा। मोसावी को पता चला था कि धर्मगुरु आयतुल्लाह अब्दुल करीम एक इस्लामिक कॉलेज की शुरुआत करने वाले हैं। अब्दुल करीम शियाओं को साथ लाना चाहते थे ताकि ईरान के शाह की सत्ता खत्म कर सके। मोसावी ने उनका कॉलेज और तहरीक दोनों ज्वाइन की। कुछ सालों बाद ही अब्दुल करीम और मोसावी दोनों तेहरान की राजधानी के करीब एक और शहर कौम आ गए। कौम में रहकर मोसावी ने दर्शन और पोएट्री में खूब दिलचस्पी ली। वो अरस्तु, प्लेटो और मुल्ला सद्र से खूब प्रभावित हुए। इस दौरान उन्हें कई उस्तादों की संगत मिली। ये वो दौर था जब ईरान पर हुकूमत कर रहे काजार राजवंश को उसकी ही सेना का अफसर आंखें दिखा रहा था, रजा खान, जो पश्चिमी ताकतों की मदद से तख्ता पलट करने की फिराक में था। 1923 आते आते ईरान के शाह अहमद शाह काजार पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ा कि उन्हें ना चाहते हुए रजा खान को देश का प्रधानमंत्री घोषित करना पड़ा। मगर अहमद शाह का ये कदम उनके लिए घातक साबित होने वाला था। ईरान में अहमद शाह काजार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। रजा खान के लिए मौका अच्छा था। उसने पूरे तंत्र पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1925 के आखिरी महीने में अहमद शाह काजार को ईरान छोड़कर भागना पड़ा और उसी महीने ईरान का नया शाह बना वही रजा खान, जिसने अपना नाम रखा रजा शाह पहलवी। सत्ताओं के संघर्ष में तीसरा कोण भी था, जो ईरान पर इस्लामी शासन चाहता था। इसकी पैदाइश हुई थी पुराने धार्मिक गुरु नूरी के दिमाग से। लेकिन अब इस सपने को साकार करने में चुपके चुपके जुटे थे रुहुल्लाह मोसावी जैसे हजारों ईरानी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पर्शियन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सैयद मोहम्मद असगर बताते हैं, वो भी बहुत बड़े फकीह थे, बहुत बड़े आलिम थे। तो आयतुल्लाह खुमैनी उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे, उनकी तकरीरों पर और उनके जो व्यूज थे
इस्लाम के ऊपर और अल्लाह के ऊपर, उससे अयतुल्लाह ख़ामेनी बहुत ही इत्तेफाक रखते थे। रुहुल्लाह मुसावी अब अयातुल्लाह ख़ुमैनी बन चुके थे। उन्हें हुज्जत उल इस्लाम की पदवी मिली थी। उनका विजन तो बड़ा था, लेकिन साथ देने वाले कम थे। ख़ुमैनी का सीधा टकराव ताकतवर रजा शाह पहलवी से था, जो ईरान को जर्मनी के विकास मॉडल पर चलाना चाहते थे। पहलवी एक ऐसा ईरान चाहते थे जो पश्चिमी मूल्यों का अनुसरण करे। इसी सिलसिले में इस्लामिक रीति रिवाजों पर कैंची चलनी शुरू हो गई। ख़ुमैनी जब अरक में थे तो खबर पहुंची कि नए निजाम में अब पगड़ी बैन हो गई है। ऐलान हुआ कि अगर कोई भी मौलवी उलेमा सफेद या काली पगड़ी में दिखा तो तुरंत सजा दी जाएगी। काली पगड़ी को अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले ख़ुमैनी के लिए यह नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने तय किया कि अपने रीति रिवाज किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे और जो पहलवी राजवंश कर रहा है उसे भी रोकेंगे। ख़ुमैनी ने अपने छात्रों को लामबंद करना शुरू कर दिया था। विस्तार का काम जोर शोर से शुरू भी हुआ, लेकिन दशक भर बाद भी ख़ुमैनी की पैठ बहुत सीमित थी। बड़े धर्मगुरु उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। इस बीच ख़ुमैनी के जीवन में एक बड़ी घटना घटी। तेहरान के एक रईस मुल्ला की बेटी खदीजा से उनका निकाह हुआ। इस रिश्ते ने उनकी पहुंच बड़े उलेमाओं तक सुनिश्चित कर दी। आज तक रेडियो में हमारे साथी सूरज कुमार से सुनी। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, कॉन कफलिंग नाम है उनका। उनकी एक किताब है ख़ुमैनीज़ घोस्ट के नाम से। उसमें उन्होंने बताया है कि जब ख़ुमैनी का निकाह होता है खदीजा से, उसके बाद दहेज में उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, जिसके बाद दहेज के पैसे से ज़मीन खरीदते हैं। ज़मीन खरीदने के बाद, ज़मीन खरीदना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस दौरान जितने भी बड़े उलेमा थे उनके पास जो ज़मीन की तादाद थी वो ज़्यादा थी। तो जब ख़ुमैनी ज़मीन खरीदते हैं तो भी उनके कद में आने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना व्यापार भी बढ़ाना शुरू किया था उस पैसे से। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो उनका निकाह है उसने एक बड़ा रोल प्ले किया था उनके कद को बढ़ाने में, और धीरे धीरे उस दौरान उनका कद बढ़ना शुरू भी हो चुका था। लेकिन रजा शाह पहलवी के लिए समय अच्छे संकेत नहीं दे रहा था। दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। शाह ने अपना समर्थन हिटलर की जर्मन सेना को देकर ब्रिटेन और रूस से दुश्मनी मोल ले ली थी। बात बिगड़ी, लेकिन 1941 के जून महीने में जर्मनी ने रूस पर हमला बोल दिया। इसकी पूरी संभावना थी कि शाह हिटलर से मिलकर युद्ध लड़ेंगे। इस आशंका से आतंकित होकर रूस और ब्रिटेन ने मिलकर ईरान पर धावा बोला। 2 दिन में ही ईरान ने घुटने टेक दिए। रूस ने ईरान के उत्तरी भाग पर और ब्रिटेन ने दक्षिणी भाग पर कब्जा कर लिया। बुरी खबरों के बीच रजा शाह की तबीयत बिगड़ने लगी। तय हुआ कि उनकी जगह 22 साल का बेटा मोहम्मद रजा पहलवी ईरान की बागडोर संभालेगा। राजकुमार की ताजपोशी हो गई, लेकिन सामने चुनौतियों का अंबार था। एक तरफ लोग पहलवी राजवंश के खिलाफ लामबंद होने लगे, तो वहीं ब्रिटेन और रूस ईरान के हिस्से कब्जाए बैठे थे। नौजवान शाह ने रणनीति के तहत ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। 1943 की तेहरान कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ईरान की सीमा से दोनों देश अपनी सेनाओं को हटा लेंगे। 3 साल बाद ऐसा हुआ भी, लेकिन पहलवी राजवंश के खिलाफ उभरा असंतोष बढ़ता ही गया। इसे ख़ुमैनी की तरफ से बराबर हवा मिल रही थी। शाह को इसका आभास भी था। नतीजतन उन्होंने अपने पिता के जारी किए गए कई फरमान वापस लिए। औरतों को सर ढकने की इजाजत मिली। उलेमाओं को भी मन मुताबिक पगड़ी पहनने की मंजूरी मिल गई। इससे हुआ यह कि कुछ सालों के लिए शाह को चैन की सांस मिली, लेकिन 1951 आते आते फिजा फिर बदली। इसकी वजह बने शाह के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक और खुद अयातुल्लाह ख़ुमैनी। पर्शियन स्कॉलर और ख़ुमैनी के ऊपर रिसर्च कर चुके डॉक्टर यावर अब्बास मीर उस वक्त हुए तेल के नेशनलाइजेशन का जिक्र करते हैं। ये एक तारीखी हकीकत है कि ईरान में जो तेल के ज़खायर थे उस पर ज़्यादातर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। इस तेल से ईरान का फ़ायदा न होने के बराबर था। तो 1951 में जब डॉक्टर मुसद्दिक को ईरान का वज़ीर आज़म बनाया गया तो उसने सबसे पहले यही काम किया जो उसकी देरीना ख्वाहिश थी। वो ये कि उसने ईरान के तेल को कौमी असासा करार दिया और कहा कि ईरान का तेल ईरानियों का है, इस पर हम गैर का ताल्लुक़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक ईरान में इससे पहले ही अवाम में बहुत मारूफ थे, लेकिन इस काम से वो ईरानियों के बीच और ज़्यादा महबूब बन गए। अलबत्ता ये काम चूँकि अंग्रेज़ों के लिए
तबाहकुन कदम था, इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपने असर व रसूख के ज़रिए वज़ीर आज़म को इस ओहदे से हटा दिया। इस पर ईरान में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। उस वक्त जगह जगह अवाम और हुकूमती एहलकारों के बीच झड़पें हुई। अलगर्ज़ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। आंदोलन लगातार हिंसक होते जा रहे थे। कई मर्तबा शाह पर हमला हुआ। इस राजनीतिक टर्बुलेंस में करीब 2000 उलेमाओं ने शाह को खुश करने के लिए ऐलान कर दिया। ऐलान ये कि अब से उलेमा सियासी मसलों में दखल नहीं देंगे। जाहिर है खुमैनी इसके पक्ष में नहीं थे। वो अब खुलकर सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए। उनके भाषण आक्रामक होते जा रहे थे। लोगों के गुस्से को खुमैनी की आवाज मिल गई। धीरे धीरे तेहरान बाजारी जैसे 19 संगठनों को खुमैनी ने एक छत के नीचे ला खड़ा किया। इस नए गठबंधन का नाम था द कोएलिशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटीज। ये शाह को जान से मारने की हद तक जाने को तैयार था। इसी कड़ी में खुमैनी ने ईरान की विपक्षी पार्टी नेशनल फ्रंट को अपना समर्थन दे दिया। लेकिन एक पेंच था। ये पार्टी शाह के खिलाफ तो थी, लेकिन शाह की ही तरह सेक्युलर शासन की हामी थी। खुमैनी जानते थे कि फिलहाल वक्त की जरूरत यह है कि सत्ता के हर विरोधी अपने साथ मिला लिए जाएं। खुमैनी की मकबूलियत वाकई बढ़ भी रही थी। अब जाहिर बात है खुमैनी साहब जब उन्होंने बेड़ा उठाया शाह के खिलाफ तो फिर इसको क्या नाम है, जब सारे उलमा भी उनके तरफ में हो गए, जो बड़े बड़े उलमा थे वो भी उनके साथ हो गए। अब उनको लीड करने लगे अयतुल्लाह खुमैनी। जब अयतुल्लाह खुमैनी लीड करने लगे तो उन्हीं को लोगों ने फिर टॉप पर कर दिया। उन्हीं को मर्जा माना, उन्हीं को सबसे बड़ा मौलाना मान लिया, वहाँ का उलमा का लीडर मान लिया। राजनीतिक अस्थिरता के बीच कमाल ये था कि ईरान की इकोनॉमी लगातार बेहतर होती जा रही थी। पहली मर्तबा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। कोई भी मनचाही पोशाक पहन सकता था। लेकिन समस्या यही थी कि आधुनिकता लाने के जुनून में शाह अंधे हो चले थे। पुरुषों की लंबी दाढ़ी कटवाई जा रही थी, महिलाओं के नकाब हटवाए जा रहे थे। खुमैनी ने खुलकर इसे इस्लाम की तौहीन कहा। और तो और अब तक दुश्मन रहे इजराइल से नजदीकियां बढ़ाई जा रही थीं। नाराज खुमैनी ने शाह को इजराइल का एजेंट करार दिया और कहा, यहूदियों से शाह की करीबी ये साबित करती है कि वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। हमें इस्लाम को बचाना होगा और इस शाह को ईरान की गद्दी से हटाना होगा। खुमैनी की बातें शासन तक पहुंच रही थीं। उन्हें 1963 में गिरफ्तार कर लिया गया। खबर फैली तो हजारों की तादाद में गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने लगी। खतरा बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इस वारदात ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया। अगली सुबह घड़ी में 9:30 बज रहे थे, तभी करीब 2000 लोगों की भीड़ ने तेहरान के बाजार में इकट्ठा होकर नारेबाजी शुरू कर दी। मार दो या खुमैनी को रिहा करो की गूंज चारों तरफ थी। पूरे ईरान में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी झड़पें शुरू हो गई थीं। यह दृश्य ईरान की सड़कों पर कई हफ्तों बना रहा। सैकड़ों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। खून खराबा बढ़ता देख आखिरकार शाह ने खुमैनी को छोड़ने का आदेश दिया। देश में हुए दंगे और सैकड़ों लोगों की मौत ने खुमैनी को और मजबूत बना दिया था। उनके जुबानी हमले पहले से भी ज्यादा तीखे हो चले थे। शाह के लिए खुमैनी को बर्दाश्त करना अब हद से बाहर हो गया था। नतीजतन खुमैनी फिर गिरफ्तार हुए। ऐलान हुआ कि खुमैनी को ईरान से बाहर निकाला जाता है। 1963 में खुमैनी तुर्की पहुंचे। शाह ने सोचा था कि देश निकाले में खुमैनी कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। खुमैनी देश से बाहर रहते हुए ईरान को अपने इशारों पर नचाने लगे। डॉक्टर यावर अब्बास मीर। सबसे पहले वो तुर्की भेज दिए गए, जहां वो 1 साल रहे। उसके बाद वो इराक भेजे गए, तुर्की से इराक भेजे गए, जहां वो 13 साल रहे। उसके बाद वो फ्रांस, पेरिस चले गए, जो वो खुद अपनी मर्ज़ी पे चले गए थे इराक से निकलने के बाद, क्योंकि इराक में भी उन्हें फिर ज़्यादा फोर्स हुआ था हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने फिर इंतखाब किया पेरिस का, वो फ्रांस चले गए। इस दौरान उनके दोस्त व अहबाब उनसे मुलाकात करते रहे। तुर्की से इराक भेजने की एक वजह गालिबन ये भी थी कि वो वहाँ उनके साथियों का आना जाना ज़्यादा हो गया था। हुकूमत को पता चला था कि इनके साथी ज़्यादा आते जाते हैं, तो उन्हें फिर वहाँ से हटा के तुर्की से हटा के इनको वहाँ इराक भेज दिया।
इराक़ में उनके दोस्त और शागिर्द उनके तकरीरों को किताबों, ऑडियो कैसेटों वगैरह के ज़रिए ईरान लाते थे, क्योंकि वो इराक़ में भी अब पढ़ाने लगे थे। वहाँ जो हौज़े इल्मिया एक बहुत बड़ी दीनी दरसगाह थी नजफ़ अशरफ के अंदर, वहाँ पे भी उनके बहुत सारे शागिर्द बने थे। ईरान में भी काफ़ी शागिर्द थे उनके, तो इन शागिर्दों का भी आपस में राब्ता था, एक दूसरे के पास आते जाते थे, ईरान से इराक़, इराक़ से ईरान। तो इसके ज़रिए से भी इमाम खुमैनी के पैगामात ईरान में वारिद होते थे और वहाँ पे पूरे मुल्क में फैल जाते थे। खुमैनी को ईरान छोड़े 10 साल से ज्यादा हो गए। इन सालों में हिजबुल्लाह जैसे कई मिलिटेंट ग्रुप्स ने शाह और सरकार के लोगों को अपने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री हसन अली मंसूर का कत्ल हुआ। शाह ने आतंकी संगठनों और खुमैनी समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा था। खुमैनी देश में तो नहीं थे, लेकिन उनके भाषणों से भरी ऑडियो कैसेट्स ईरान की मस्जिद दर मस्जिद घूम रही थीं। लोग उनकी कही बातों को बड़े गौर से सुनते और अमल करते। शाह के खौफ से पसरी खामोशी एक बहुत बड़े तूफान को दावत दे रही थी, और इसकी नींव पड़ी 1973 में हुए इजराइल और अरब युद्ध में, जिसने ईरान के हालात बिगाड़ दिए। इजराइल से शाह की नजदीकियां लोगों को और ज्यादा खटकने लगी थीं। पश्चिमी सभ्यता की चादर ओढ़ चुके ईरान में लोगों को इस्लाम के खात्मे का खतरा असल नजर आने लगा। खुमैनी की कही गई बातें लोगों को अब ठीक लग रही थीं। छोटे बड़े उलेमाओं में भी आक्रोश था। जो खुमैनी का अब तक समर्थन नहीं करते थे, वो भी शाह से खार खाने लगे। साफ दिख रहा था कि जनता पहलवी राजवंश से उकता चुकी है। इसका सबूत था वो आंदोलन जो खुद ब खुद आवाम ने शुरू कर दिया। इसे हवा दे रहे थे मस्जिदों में बैठे उलेमा। इसी दौरान एक और घटना हुई। शाह ने खुमैनी के विरोध में अखबारों के पहले पन्ने पर खबरें छपवानी शुरू कर दी। उनके रिश्ते भारत से बताते हुए एलियन करार दे दिया। दरअसल कहा जाता है कि खुमैनी के पूर्वज यूपी के बाराबंकी से ईरान आए थे। उनके दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी बाराबंकी के किंतूर गांव के रहने वाले थे। 1790 में वो अवध के नवाब के साथ एक धार्मिक यात्रा पर ईरान गए। उन्हें ईरान इतना भाया कि फिर वहीं खुमैन गांव में बस गए। उनके पिता भी धार्मिक नेता थे। खुमैनी के खिलाफ शाह की इस करतूत ने मामले को और ज्यादा बिगाड़ दिया। देश भर में लोग खुमैनी की तस्वीर लिए घरों से निकलने लगे थे। खुमैनी की जिंदाबाद का नारा गूंज रहा था। शाह का गणित था कि ये जोश कुछ हफ्तों भर का है, फिर ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सालों तक प्रदर्शन चलते रहे। अब आ गया था 1976। ईरान में दस्तक दी भुखमरी ने। शाह की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेपटरी होने से देश में गुस्सा और बढ़ गया। साथ ही उन पर हमले भी बढ़ गए। शाह के सलाहकार भी अब उनकी जान को खतरा बता रहे थे। आखिरकार 11 फरवरी 1979 को शाह ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया। 45 साल की पहलवी राजशाही का अंत हो रहा था, और इस अंत के साथ ही उदय हो रहा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का, जिसने 15 सालों से देश के बाहर बैठे अयातुल्ला खुमैनी की घर वापसी की कहानी लिखती थी। आज तक रेडियो रिपोर्टर अशरफ वानी खुमैनी के ईरान लौटने के बाद की कहानी बयां करते हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का गठन हुआ, तो खुमैनी की नीतियां काफ़ी लोकप्रिय होने लगी ईरान में, और उन नीतियों से ईरान की जनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स पूरे ईरान में खुमैनी के थे, वो उसके जलसों में, वो उसके जन संबोधन में साफ हो रहा था। और न सिर्फ वो ईरान के एक कद्दावर लीडर बन के उभर रहे थे, बल्कि साथ ही साथ दुनिया में शिया मुसलमानों के लिए एक रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर भी वो तस्वुर हो रहे थे। उस बीच जो है अमेरिका को उनकी नीतियां पसंद नहीं आई, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जिस प्रगति से, जिस हिसाब से खुमैनी को जन समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की अपनी पुरानी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए ईरान के खिलाफ इराक को खड़ा कर दिया, और इराक में उनका मोहरा बना सद्दाम हुसैन। 1980 से 1988 तक 8 साल का एक बहुत ही भीषण युद्ध जो है दोनों देशों के बीच हुआ, दो पड़ोसी देशों के बीच हुआ। काफ़ी सारे लोग जो हैं मारे गए, काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ दोनों देशों का। ईरान में अब अयातुल्ला खुमैनी का सिक्का चल रहा था। हिजबुल्लाह जैसे शिया मिलिटेंट ग्रुप्स खुमैनी के साथ थे। छोटी उम्र के बच्चे इस्लाम के नाम पर फौज में भर्ती किए जा रहे थे, ताकि वो इराक और अमेरिका के खिलाफ चल रही जंग में कुर्बान हो सकें।
80 का वो दशक खोमैनी से बेतरह प्रभावित था। शिया मुसलमान उन्हें अपने आइकन के तौर पर देख रहे थे। लेबनान से लेकर इराक तक उन्हें समर्थन हासिल था। लेकिन एक तरफ जहां उनकी शोहरत आसमान छू रही थी, तो दूसरी तरफ उनकी सेहत साथ छोड़ रही थी। बावजूद इसके वो ईरान की राजनीति में अपनी भागीदारी दर्ज कराते रहे। 3 जून 1989 को खुमैनी की मौत से देश भर में मातम पसर गया। अशरफ वानी याद करते हैं, उनका निधन हुआ। जनाजे में जो हैं एक आंकड़े के मुताबिक 20 लाख से भी ज्यादा लोग जमा हुए। 10 दिन तक मातम चलता रहा खुमैनी के गुजरने के बाद, और उस जनाजे में 10 लोगों की जान गई, जबकि 400 लोग जो हैं वो घायल हुए। राजवंशों की चादर खुद से उतार चुका ईरान अब शिया इस्लाम के चोगे में है। खुमैनी चले गए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी देश की धर्म सत्ता और राज सत्ता पर कायम है। अमेरिका से दुश्मनी और अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रहा ईरान कभी कभी करवट लेता दिखाई देता है। भविष्य तो कौन बता सकता है, लेकिन ईरान का इतिहास जरूर ये बताता है कि हर जगह की तरह यहां भी परिवर्तन दस्तक देता रहता है। आयतुल्लाह खुमैनी को लेकर बनाया गया ये नामी गिरामी आपको पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कोई कसर रही हो या तारीफ करनी हो तो प्लीज लिखिएगा radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड के लिए रिसर्च और प्रोडक्शन का काम किया है सूरज कुमार ने। साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। इजाजत दीजिए।